राशिद जी, छांट छांट के पीछे सीट पे बैठे हुए स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया गया। क्या पिछली सीट पे बैठे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया? क्या केवल यही डर है कि कोई दूसरा योगी आदित्यनाथ पैदा ना हो जाए, किसी राज्य में कोई ऐसा मुख्यमंत्री पैदा ना हो जाए जो दिल्ली के तेवरों पर चलने से मना कर दे, दिल्ली की बातों से चलने से मना कर दे, अपना डिसीजन ले, अपनी एक इमेज बनाए? क्यों डर गया है दिल्ली दरबार, राशिद जी? इस तरह के मुख्यमंत्री क्यों चुन रहा है जिनकी अपनी हैसियत नहीं है, जिनका अपना जनाधार नहीं है? राजस्थान में तो जो सीएम है वो निर्दलीय लड़ा था, बीजेपी बगावत करके लड़ा था, उसको 5-6 हजार वोट मिले थे, वो मुख्यमंत्री हो गया पहली बार चुनने के बाद। दिल्ली दरबार ही दिखाता है कि ये सब हमारे प्यादे हैं। और ऐसा क्यों करता है राशिद भाई? संजय भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपका आकलन और आपका इशारा भी बिल्कुल ठीक है। कल दिल्ली में एक पत्रकार ये कह रहे थे कि देश में अब हर जगह मनोहर लाल खट्टर नजर आएंगे। अब मनोहर लाल खट्टर क्यों कहा है वो तो खैर बता सकते हैं, हमारे बैठे हैं सीनियर यहाँ पर। लेकिन दरअसल पुष्कर सिंह धामी हो या गुजरात के पटेल साहब को तो पूरे देश को नाम भी नहीं मालूम होगा पूरा नाम क्या है। और इस प्रकार के मुख्यमंत्री जब चुनते हैं तो इनके जो कार्यकर्ता वो तो इस बात को बताते हैं कि साहब देखिए तो सही, यहाँ मेहनत का फल मिलता है। यहाँ तो नए आदमी को बिल्कुल बन सकता है कोई कुछ भी। ये इसका अच्छा पहलू निकाल कर के दिखाते हैं। लेकिन ये जो अभी राजस्थान में बने हैं हरभजन जी, इन्होंने कौन सी मेहनत की है? इन्होंने कौन सा जो है जमीन पर काम किया है? मेरी समझ में तो अभी तक आया नहीं। हाँ, महासचिव वगैरह जरूर रहे, लेकिन कौन सा काम किया? पहली बार जीता जैसे कि आपने बताया। उसकी वजह सिर्फ यह है कि 2024 में मोदी जी के समकक्ष कोई खड़ा ना हो जाए। जितने लोग थे वो साइड हो गए, दो बचे हैं वो 2024 में चले जाएंगे, गडकरी साहब और राजनाथ सिंह। लेकिन बाकी कोई ऐसा बंदा ना आ जाए, ये एक इंटेंशन हो सकती है। लेकिन सवाल इस पे ये भी खड़ा होना चाहिए संजय जी, मैं इसका 100 बरस तक रहूंगा यहाँ पर? आप कितने बरस तक रहेंगे बताइए? भाई, जवाल तो हर एक सुबह को आता है ना। आप क्या समझ बैठे हैं? वो आपने तो कई बार सुना है ना कि तुझसे पहले भी एक यहाँ पर गद्दी नशी था। तो ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि आप दरअसल ये नहीं सोचने चाहते कि शिवराज चौहान, देखिए हम वो बन जाते तब भी और नहीं बनते तब भी विश्लेषण तो करते। शिवराज चौहान जो एक जमाने से कर चुके हैं वहां हुकूमत, और तजुर्बा भी हो चुका है। आप ईमानदारी से बताइए, क्या उनके तजुर्बों से फायदा लेकर के मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने के राह पे गामजन किया जाता, या आपने उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के यादवों को साधने के लिए इस काम को कर दिखाया है? इस काम को भी आप करिए। जातीय समीकरण है। सन 75 में आरएसएस का एक सर्वे सर्वा थे, उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस के बारे में कि अब हमें अपने आरएसएस को हिंदुत्व से जो है ना जाति की तरफ लेकर चलना है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस तजुर्बे को पीछे छोड़ जाते हैं। आप शिवराज की उस तमाम मेहनत को पीछे छोड़ जाते हैं जो उन्होंने की होंगी। हम तो ये कह रहे हैं ना, 18 साल रहे वो चीफ मिनिस्टर। आपको सिर्फ ये लगा कि 5 बार का मुख्यमंत्री यदि आ गया और 2024 में ऊपर नीचे हो गया जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कागजों पे, तो शिवराज चौहान का नाम ना आ जाए। नितिन गडकरी के पर इसीलिए तो कतर दिया आपने। ऐसी चर्चा हो रही है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि आपने ये कैसे गुमान कर लिया, ये कैसे गुमान कर लिया कि 100 बरस तक आप गद्दी पर रहेंगे, आप ही को रहना है। और रही बात उसकी, ये तमाम जो मनोहर लाल खट्टर देश के अंदर, उनका कहना, मेरा कहना नहीं है। मनोहर लाल खट्टर तो संगठन में उनके सीनियर थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो काम किया है, वो जो बता रहे हैं पत्रकार, ये पुष्कर सिंह धामी नए आदमी उठा लाए, मोहन जो यादव साहब उठा लाए, भजन साहब उठा लाए। मतलब उठाना इन द सेंस उठा लाए, आप आपने कह दिया बना दिया। अब आप ये सुनिए, ये फिर ड्रामेबाजी क्यों होती है कि ड्यू प्रोसेस हो रहा है हमारे यहाँ। 15, 12, 14 दिन एक तमाशा ऐसा बनाया गया कि मीला जी वो हम आके ये कह रहे हैं साहब पूरा दुनिया चौंक जाएगी। अरे दुनिया क्यों चौंकेगी भाई राजस्थान के चीफ मिनिस्टर पर? हम तो नहीं चौंकेंगे भाई। हमें तो मालूम है कि नीचे से नहीं चलती है अब बात, अब तो ऊपर से पर्ची आती हैं। ऊपर से पर्ची आई, बात खत्म हो गई। लेकिन तानाशाही की तरफ का ये सूचक है या नहीं, मैं अपने शब्दों को बहुत कंट्रोल में बोलने की कोशिश करूंगा कि आप जो ये काम कर रहे हैं कि आपके सामने कोई कहे ना, कोई बात ना बोले, मोदी मोदी करता रहे सिर्फ। और जमीर फरोश लोग तो दुनिया के अंदर हैं, वो तो आप किसी भी गद्दी पे बिठा सकते हैं। लेकिन बात यह कि हमारे दो नुकसान है इसमें, आपका, मेरा और देशवासियों का। एक नुकसान तो यह है कि जो तजुर्बेकार लोग अपने तजुर्बे से कुछ काम करते इन प्रदेशों में, कुछ और अच्छा कर दिखाते। वसुंधरा होती प्रशासन में बड़ी जबरदस्त पकड़ है उनकी, जानती है वो उनका समझाना दूसरी जगह का है। यूनुस खान जैसे आदमी को बना देते हैं वो मिनिस्टर, और उससे भी मुसलमानों की वोट मिल जाती है। बहुत काम करते हैं,
किया है उन्होंने। और ऐसे ही शिवराज चौहान के बारे में कह रहा हूं, एक तो बात है ये कि तजुर्बेकार आदमियों का आपने फायदा नहीं लिया, आपको कोई वो नहीं है, आप नौसिखिए लोगों के हाथ में शानदार प्रदेश दे देंगे कुछ भी हो। और दूसरी बात नुकसान ये है भविष्य की राजनीति को लेकर संजय भाई, कि आने वाले समय में आप ये चाहते हैं कि ये सारी ताकतें बिल्कुल संकुचित होकर आपके एक दो लोगों के बीच में रह जाएं। ये आपके और मेरे लिए और लोकतंत्र के लिए खतरा है। काशिफ भाई क्या लग रहा है कि अभी तो कार्ड चल रहे हैं, जिसको चाहो वजीर बना दो, जिसको चाहो हटा दो, लेकिन कल को जब उम्र बढ़ेगी, जब तजुर्बा बढ़ेगा और जब उम्र ढलान पे आएगी, फिर क्या होगा? राशि जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मैं आज सुन नहीं पाया था, जी बताइए। मैंने कहा कि अभी तो चलिए आपके पत्ते चल रहे हैं, लेकिन जब कुछ साल बाद उम्र बढ़ जाएगी, उम्र जवाब देने लगेगा शरीर, 2-3-4 साल, तो फिर क्या करेंगे आप? रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए संजय भाई, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, हर एक बहुत। आदमी भविष्य के बारे में सोचता है, छोटी सी बात सोचता है। घर बनाते समय यकीन मानिएगा, शहरों की हालत बता रहा हूं मैं आपको, मुस्लिमों में ऐसे घर बनाए जाते हैं जीने और दरवाजे, कि अगर भविष्य में कभी इस घर में कोई अनहोनी होती है तो जनाजा आराम से निकल जाए, इतना ख्याल रखा जाता भविष्य का, एक छोटे से घर का। पूरे देश के बारे में आप सोचने ये लगे कि 100 साल का मैं यहां पर, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं। बंद एक शायर का आप कहोगे बार बार, वो है ना कि बंद पानी में बू आ जाती है, उससे पहले की लाइन में नहीं पढ़ सकता आपसे, तो इसलिए एक शायर है बहुत बड़े, अली शेर गुमड़ी, उन्हें कहते थे बूम साहब। बूम साहब जो थे वो ऐसे शायर थे कि जब उनके जूता मारा एक बार मुशायरे में, उत्तर प्रदेश के, कुछ कह रहे हैं सर, संजीव भाई कुछ कह रहे हैं। सूचना आई है अभी, मैं उसकी एक सूचना है, पुष्टि तो अभी मैं कर लूंगा, लेकिन एक सूचना ये आ रही है क्योंकि अभी अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं, उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया वल्लभवन में। सूचना ये आ रही है मेरे पास कि एमपी में मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, सीएम मोहन यादव का पहला आदेश। ये अभी इसकी पुष्टि नहीं करता, ये सोशल मीडिया पर मेरे पास किसी सोर्सेस से आई है, इसको मैं जांचूंगा। लेकिन देखिए, ये दर्शाता है कि 2024 को लेकर क्या कुछ मध्य प्रदेश में हो सकता है। ये अभी सिर्फ मेरे पास सोशल मीडिया पे आई है, इसको मुझे कंफर्मेशन लेकिन सूचना है कि पहला आदेश, इतनी सूचना थी। संजय सर ये दर्शाता नहीं है, उनकी वीडियो पहले ही पता छुप चुकी लोगों के, वो पता कि कभी गर्दन काटने की बात हो रही, कभी कुछ हो रही, सारी दुनिया को पता चल गया कि वो क्या समझा रहे हैं। वो तो खैर अलग चीज है। हम तो गालियां बड़ी अच्छी देते हैं मध्य प्रदेश के। हाँ, बात तो वही है ना, असल में बात अभी आज एक चलिए खैर, वो मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मैं सर कोई लंबी चौड़ी, सब आप मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, मैं तो सिर्फ भविष्य की बात करता हूँ कि आदमी अपना घर बनाते भी इन बातों का ध्यान रखता है। शायर की बात कर रहे थे, वो शेर की, एक वो शायर की मैं बात बताना चाह, वो बहरहाल एक शायर का जिक्र आ गया था तो इसलिए बता रहा था मैं। तो उन्होंने कहा था कि बंद पानी में बू आने लगती है, तो अली शेर गुमड़ी उनका नाम था, बूम साहब। ये आजादी के वक्त की बात है। तो चप्पल जो एक बार उनके मारा तो बोले बहुत अच्छी बात है, दूसरा और दे दीजिए, काम तो आ जाएगा। इस प्रकार का क्रांतिकारी शायर था। एक बार बैठा हुआ था मेरठ के घंटाघर से चाय की दुकान में, तो वहां पर एक कलेक्टर साहब आ गए, अंग्रेजों का भी जमाना था। उन्होंने जो ठोकर मारी उनके, तो उन्होंने गालियों का शेर पढ़ा, मतलब काफिया जो था गाली थी एंड में, मारता जा लाते पे लाते फला के, इस तरह की उन्होंने ऐसे शेर पढ़े, ऐसे शायर थे। तो मैं एक शेर पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ सर, मुझे तो इनको सुनना अच्छा लग रहा है, हमारे महानुभाव कह रहे हैं, आप सुन भी चुके हैं कि अंधेरी रात तूफानी हवा टूटी हुई कश्ती। अंधेरी रात तूफानी हवा, देश के हालात देखिएगा आप, अंधेरी रात टूटी हुई कश्ती, अंधेरी रात तूफानी हवा टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे, इस पर नाखुदा तुम हो। क्या बात, यही असबाब काफी थे देश के, इस पर नाखुदा तुम बन गए। तो बहरहाल सारी बात तो यही है कि मैं तो आने वाले वक्त के बारे में सोचता हूं। और अभी बात चल ये रही थी, सर ने कहा कि वो पुष्कर सिंह धामी पर क्यों नहीं बोले। भाई हमें लगा चलो भाई नए आदमी को आगे किया जा रहा है। फिर फला पे क्यों नहीं बोले, हमें लगा भाई चलो नए आदमी को आगे किया जा रहा है। लेकिन आप बार 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 अनुभवी लोगों को पीछे कर रहे हैं, तो हमारा जिक्र करना फिर जरूरी बन जाता है। वरना एक दो लोगों को तो हम भी एडजस्ट कर लेते, लेकिन जितने अनुभवी लोग हैं, पहले आप मार्गदर्शन मंडल में डाल चुके आप,
और आपने जो है अपने समकक्ष के लोग अपने जो है साइड में कर दिए, परख उतर दिए, और अब आपने एक नई जमात तैयार कर दी, गोया के आप ही रहना है। अगर मैं फिर कहता हूं ना, अभी सर ने कहा कि हम तो चाहते हैं हमारे नेताओं की उम्र बहुत बड़ी हो, हम तो प्यार करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी, लेकिन ये बात हमारे सबसे ज्यादा नुकसान की बात तब होगी कि अगर ये ताकतें एक साथ हो जाएंगी ना। देखिए होता यही है हमारे देश में, यही तो है, एक तंत्र और लोकतंत्र सर ने शब्द का इस्तेमाल किया, बड़ा जबरदस्त बात है। मोदी जी की जो सोच है ना कि मैं हमेशा हमेशा अजर अमर हो गया हूं और आने वाले वक्त में मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने समकक्ष लोगों को सबको साइड में किया जा रहा है, और ऐसे अनुभवहीन लोगों को जैसा बताया कि लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए। अरे पर उतरवा दीजिए भाई, कौन मना कर रहा है इस बात को? यहाँ तो तमाम के तमाम जितने भी मुस्लिम उलमा है वो भी कह चुके हैं, ये शोर मच रहा है, कम ही होने चाहिए, कायदे की बात है। लेकिन आप क्या यात्राओं को बंद करा देंगे? दिल्ली के अंदर जो यात्राओं में हथियार लेकर आते हैं उन्हें बंद करा देंगे आप तो फूल फेंकने का काम करते हैं। तो फिर वही बात, अभी सर ने भी कहा, स्वामी सर ने, ये जब आती है ना बात कि गोबर पट्टी, आप यकीन मानिएगा, ये मैंने 1-1.5 साल पहले किसी दूसरे चैनल पे सुनी, एक साहब कह रहे थे, मुझे अंदर से तकलीफ होती है इस बात। अभी अगर वो डीएमके का सांसद कहकर गया है ना कि गोमूत्र स्टेट से ये जीतते हैं, गोमूत्र तो बड़ी पवित्र चीज बताई जाती है, दवाइयों में डलती है, और बल्कि मैं आपको बता दूं, मुस्लिमों के नबी ने कहा कि गाय का दूध शिफा है और गाय का गोश्त जो है वो बीमारी है। ये तमाम मुस्लिमों का संदेश है। अब हम अगर लोग नहीं कर पाते तो वो बात अलग है। आपने गोमूत्र किस सेंस में कहा? मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश का नाम आप गोमूत्र स्टेट रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी बातें हो सकती हैं, बीमारी को इलाज भी हो सकता है कुछ लोगों के नजरिए के मुताबिक। लेकिन इस टेंडेंसी के साथ कहना कि हम गोमूत्र से ज्यादा नहीं सोच सकते, गोबर से ज्यादा नहीं सोच सकते, फिर मुझे और आप पर, हमारे लिए एक बहुत बड़ी वाकई ये सोचने का विषय है कि आखिरकार इस वर्ग ने आपको और मुझे गोबर पट्टी का बंदा बता दिया है। बड़ी तकलीफ होती है। एक बात लाइन करके अपनी बात खत्म करता हूँ। नए साल के टाइम में हमारे शहर के अंदर एक अच्छी सी पोश मार्ग कॉलोनी है, वहां जो घूमने गए संजय सर, बच्चे थे 11th क्लास में, 31, ये जब की बात है जब 2000 में 2 के आया था, तो हम ये भी देख रहे थे क्या होगा। तो एक थानेदार था वहां था उसमें मार्केट में, तो उसने क्या कहा, अब हमारा एरिया चूंकि शहर का पुराना एरिया कोतवाली क्षेत्र है, तो वो पुराना तो है, लेकिन कहा चलिए अपने कोतवाली क्षेत्र में भागिए, थोड़ा सा वो बैकवर्ड एरिया मान लीजिए या पुराना एरिया मान लीजिए। तो मैं सोचने ये लगा कि यार ये थानेदार ये पूरब से आया है ना, वहां पर शौच करने के लिए भी खेतों पे जाना पड़ता है, मतलब हमारे मुकाबले वेस्ट यूपी के माफी चाहूंगा किसी को बुरी लगे अगर बात। हिंदी इसलिए अच्छी हो गई हमारे पत्रकारों की क्योंकि इन्होंने सत्य कथा इतनी पढ़ी है और आकर बोलने लगे टीवी के गोदी मीडिया के चैनल्स पे। इनसे फाइनेंस पे बात तो कीजिए आधे घंटे, इनके जो है ना होश बिगड़ जाएंगे और इंदु चक्रवर्ती को पकड़ के लाएंगे। सत्य कथा और हिंदी अखबार पढ़ के खेतों में लाइट गई हुई थी, शौच करते हुए हिंदी शानदार हो गई और बन गए नोएडा में आके जबरदस्त पत्रकार। आप फाइनेंस पे बात करो ना, नासा पे बात करो। अभी अमेरिका के अखबार ने खुलासा किया संजय सर, परसों की बात मैं आपको बता रहा हूं कि डिसइंफो लैब करके एक संस्था है, उसने बताया कि भारत से पैसा फंड हो रहा है बाइडेन प्रशासन को बदनाम करने के लिए और नाम लगाया जा रहा है इस्लामी जमातों का, और इसके अंदर प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। ये खबर बताई किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने, अंग्रेजी इतनी जबरदस्त है कि पढ़ भी पाए। अब वो आईएफबी का डायरेक्टर आया हुआ है, जो बाइडेन ने मना कर दिया 26 जनवरी को आने के लिए, ये खबरें बताई। एक समूह तैयार कर दिया है हमारे यहाँ इन गोदी पत्रकारों ने, क्योंकि इनको मालूम नहीं है पत्रकारिता होती क्या। बहरहाल मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, ये इतनी बड़ी तकलीफ की बात है कि हमें इस प्रकार से क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये लाउड स्पीकर पर राजनीति हो रही है। मेरी और आपकी वोट इस तरह से ध्रुवीकरण किया जा सकता है कि आपको लाउड स्पीकर, अब बताइए लाउड स्पीकर बंद होने से तुम्हारी कौन सी दुकान चल रही है गुप्ता जी, बताइए आप, शर्मा जी आपकी कौन सी दुकान चल जाएगी? अगर बाखुदा आपकी दुकान चलती है तो मैं अकेला वाहिद आदमी होऊंगा जो 90% मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद कराई होऊंगा, और मान लेंगे मेरी बात लोग, लेकिन मुझे मालूम है कि इससे कारोबार नहीं चलेगा। तो आपने यात्राओं में लाउड स्पीकर में उलझा कर रख दिया, और फिर उसके बाद ऐसे नेताओं को देखिए, मैं इन 543 लोगों की गलती इतनी सी नहीं मानता, एक लाइन करके अपनी बात खत्म करता हूं, बात से बात निकल जाती है। गलती तो मेरी और आपकी है सर। जब मेरी वोट इस बात पर दी जाएगी कि लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, मुल्ला के पेश टाइट हो जाएंगे, तो अब आप, यू हैव नो राइट टू रेज योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द लीडर्स के साहब मुझे जो है रोटी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। तो ये तो अब ऐसा होना है। और एक बात और सुन लीजिएगा संजय सर, भविष्यवाणी पर आप विश्वास करते हैं, मेरी बात फिर लंबी हो रही है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। 2022 में आपके चैनल पे मुझसे पूछा साहब ने
कि साहब आप ये बताइए कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश यादव की। मैं बोला 40% वोट आ रहे, नहीं सॉरी दूसरी जगह था, कार्तिकेयन थे वहां, तो वो बोले 40% वोट आ जाएंगी। मैंने कहा हाँ अखिलेश यादव की 40% वोट आ जाएंगी। कह रहे सरकार बना लेंगे वो। मैंने कहा सरकार का तो आप जानो। 37% गठबंधन की वोट आई। आपसे आपके प्रोग्राम में तकरीबन 1 साल पहले 6 महीने पहले मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी को अगर मुलाकात हो तो खबर कर देना, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाएगा। आज स्थिति वो है, मैंने आपसे 1 साल पहले खुद कहा था। ऐसे ही हालात में आपको ये बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी कुछ और कह रही देश के बारे में मेरे। आप एक प्रोग्राम अगर बनाएंगे ना तो मुझसे पूछा 2022 में सरकार किसकी आ रही है, मैंने कागजों पे तो अखिलेश यादव की आ रही है, लेकिन भविष्यवाणी ये कहती है पेशन गोई अकॉर्डिंग टू इस्लाम कि भारतीय जनता पार्टी के योगी जी आएंगे। और सुन लीजिए आप मेरी बात, भविष्य ये कह रहा है जिस दिन भी सर एक मिनट बात करके खत्म कर देता हूं। भविष्य ये कह रहा है जिस दिन तालिबान फ्री हुए थे ना, मैंने उस वक्त भी ये बता दिया था कि देश का पूरा मैंने नहीं बताया, वो पेशन गोइयों के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। हमारे देश का नक्शा बदलने जा रहा है शर्मा जी, मैं आपको सच कह रहा हूं, इन नेताओं की वजह से। ये नफरतें हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि चीख चीख कर एक आदमी का गिरबान पकड़ करके झकझोर दें उसे कि मेरे भाई मेरे देश की चिंता कर ले। ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये लाउड स्पीकर के चक्कर में हमारा चैन छोड़ जाएंगे। और मैं आपको फिर बता दूं, गुजरात कोई सा भी प्रदेश बन सकता है, 2002 वाला गुजरात। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, और आप सोच रहे ये वैक्यूम, महासचिव यूएनओ के ने अभी कहा हमास के बारे में कि ये वैक्यूम था 56 साल का। आप वैक्यूम बना रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक वर्ग चुप है, एक वर्ग चुप जरूर है, डरा हुआ है, लेकिन आप ये मत सोचिए वो हमेशा डरा रहेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मच्छर के पैर ही चैंटे के ऊपर भी पैर रख दिया जाता है, वो भी काट लेता है। आप इतना मत दबाइए बराए करम। ये सरकार मेरी बात सुन ले कि कोई सब हम आप ही के तो लोग हैं, कहां जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने अगर हमसे ये छल कर दिया, हम नहीं समझ पाए उस वक्त ये बात कि हम जो है नहीं गए वहां पर, वो बर्बाद हो गया पाकिस्तान। हम अपना कलेजा चीर चीर के थक गए शर्मा साहब ये कहते हुए कि हम देश के लिए मरते हैं। हमारी बातों को हमें बार बार सफाइयां देनी पड़ती हैं। मौलाना कलाम आजाद की सीढ़ियों की वो बात फिर याद नहीं आएगी हमें। अगर जिन्ना कोई गलती करके गया तो राशिद जहीर की गलती क्या है। मेरे स्कूल का फ्रेंड बाकू के अंदर अजरबैजान में मुझे मिला और कहता मोदी जी के बारे में कुछ मत कहना वरना मेरी दोस्ती खत्म। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अजरबैजान में मेरा दोस्त मुझसे छूट कर चला जाता है। आप लोगों ने वो स्थिति पैदा कर दी। गांव के घसियारे थे आप, गांव से निकले हुए लोग थे, अनपढ़ थे आप लोगों ने समझदार लोगों के दिमाग को हिप्नोटाइज कर दिया और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं आप देश को। लाउड स्पीकर आज बंद कर दीजिए, आप सड़कों पे नमाज पढ़ना आज बंद कर दीजिए, सारे मुसलमान के उलमा कहेंगे आप। लेकिन आप इस बात पर खुश होना, आप शर्मा जी होकर, आप गुप्ता जी होकर इस बात पर खुश हो जाएंगे। आपको तो पढ़ा लिखा आपका जो है तबका माना जाता था, हम तो आपका अनुसरण करते थे। अमिताभ बच्चन में राजेश खन्ना को हमने अपने सिर पे बिठाया था, लेकिन आप हमें क्या समझने लगे। मैं समाज के ऊपर बात कर रहा हूं। तो ये देश कहां जा रहा है। अच्छा फिर आप जो है संकुचित कर रहे हैं, चूंकि शर्मा जी जैसे लोग और ऐसे लोग प्लेटफॉर्म पे अपनी बात ना कर पाए, कल को बंद कर देंगे आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म। आप चाइना बनाना चाहते हैं। प्रणब रावत से क्या पूछा था चीन के अंदर कि बताइए हिंदुस्तान में चीन में फर्क क्या है, तो प्रणब रावत ने यही तो कहा था कि मुझे बोलने की आजादी है। आज 2024 तक आपको आजादी है शर्मा जी और मुझे आजादी है। वरना मैं बता दूं आपको, मुझे रिमाइंडर्स मिल चुके हैं। एक क्षेत्र के डीएम मुझे फोन करता कि तुमने ये बात कही है, आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास, आप धमकी दे रहे हैं तो बताइए, ये भी खबर छाप दूंगा अपने चैनल पर। अगर मैंने गलत कहा तो जेल भेजो मुझे, मैं पत्रकार आदमी हूं, एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं। तो सर मैं मेरी बात कहीं से कहीं और चली गई, लेकिन ये जुड़ी हुई बात यही है। आप लोग इस देश का बेड़ा गर्क करने से रोक सकते हैं। और आपको सलाम है शर्मा जी और तमाम आप जैसे लोगों को कि आप लोगों को यकीन मानिएगा, हम अपने बड़ों से ज्यादा, अपने जो हमारे मुहाफिज लोग हैं, हमारे रहबर लोग हैं, उनसे ज्यादा संजय शर्मा, रवीश कुमार, प्रणब प्रसून वाजपेयी, इनकी इज्जत हमारे घरों में होती है। हमारे बच्चे आपकी इज्जत से नाम लिया करते हैं। लेकिन हमने तो कभी नहीं सोचा, हमारी सारी लड़ाई भारत की 47 से लेकर आज तक 2023 की हाशमपुरा कांड, मलियाना कांड, मुरादाबाद कांड, भागलपुर कांड, औरंगाबाद कांड, सारी लड़ाई लड़ने वाले जितने वकील, जितने एनजीओ थे, सारे के सारे गैर मुस्लिम थे। हम इस बात को भूल कैसे सकते हैं। और एक बात मुझे और बता दीजिए शर्मा जी, आखिरी लाइन करके मैं माफ करके बात ही खत्म कर दूंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मॉब लिंचिंग ऐसी बताइए, मॉब लिंचिंग कह रहा हूं मैं, जहां भीड़ ने इकट्ठे होकर के इस बुनियाद पे किसी गैर मुस्लिम को मार दिया कि तू हिंदू है। लव जिहाद पे, लव इस पे मारा गया होगा, किसी झगड़े पे मारा। आपने बताइए भीड़ इकट्ठी होकर मुस्लिमों की कब मारा है। और मैं आपको कितनी बातें बताऊं कि मुस्लिमों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग, 2-4 आदमी की बात नहीं,
मैं मॉब लिंचिंग हजारों लाखों की बात कर रहा हूं, आपने ज़ॉम्बी बनाकर रख दिए लोगों को। और देश को बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए, वरना मैं सच कह रहा हूं, हमारी शेर व शायरी, हमारी बातें रखी रह जाएंगी और हमारे घर तक ही आग चली जाएगी। मैं आज कुछ ज्यादा बोल गया हूं शर्मा जी, मैं नहीं नहीं, माफी चाहता बहुत हूं। बहुत दिल को छूने वाली बात कही आपने राशिद भाई, और आपके गला भराया आपका जो, और आपकी आंखों में जो आंसू आए, वो दर्द है इस देश का, इस देश की आत्मा का दर्द है। ये वो देश है जहां शकील बदाई ने लिखता है कि मन तड़पत हरिदर्शन को आज, पांचों वक्त का मोहम्मद रफी पूरे तन्मयता के संग भजन गाता है। ये वो देश है, और पता नहीं देश कहाँ चला गया।